ने सोचा था कि वह देर से आएगा, लेकिन दादा के दोस्त पहले ही जवान नौकरानी के साथ भाग चुके थे। हमारा हीरो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके सामने खुद जनरल टोरिया खड़े थे, तीसरे दर्जे के तलवारबाज और उसके दोस्त के दादा। वह अपनी सीट पर बैठ गए और कहा कि यह हॉल पहले की तरह ही शोर भरा है और युवावस्था असल में सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन सिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनके परिवार की इमेज पहले ही नीचे गिर चुकी है। लेकिन दादा रैना ने कहा कि हमें जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ये पूरी स्थिति पीछे से देखी है और ये साफ है कि यहाँ मौजूद बहुत से लोगों के पास कुछ कहने को है। तो क्यों न सबकी बात सुनी जाए। सबसे पहले आई सबसे बड़ी बेटी रैना, जिसने कहा कि भले ही वह हीरो से सिर्फ कल मिली थी, लेकिन वो देख सकती थी कि वह बहुत होशियार और टैलेंटेड बच्चा है और उसने कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, इसलिए उसे आज हवेली छोड़नी चाहिए। इन सब हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि शिरोन का रैना के लिए कोई बुरा इरादा था, इसलिए वो मानती है कि उसकी हरकतें परिवार की इज्जत के लिए कोई दाग नहीं है। दादा ने अपनी पोती की बात सुनी और फिर अपने दूसरे पोते रेय से पूछा। रेय ने पहले कहा कि उसे वो लड़का पसंद नहीं है, जिससे उसके पिता खुश हो गए क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। लेकिन तभी रेय ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता ने हैरानी से पूछा, कैसे? लेकिन उसका भाई बोला कि चाहे उसे वह लड़का पसंद न हो, पर उसे ये हक नहीं है कि वह ये तय करे कि वह किससे दोस्ती करे। वह बस ये सब जल्दी खत्म करना चाहता है और फिर रॉयल पैलेस जाना चाहता है। दादा ने उसे भी सुना और कहा कि उसे यहाँ अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसने सोचा कि क्यों न किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जो हमारे हीरो को सबसे अच्छे से जानता है, यानी यूरन, जो डिप्टी बटलर है। वह समझते थे कि बटलर लोग अपनी राय नहीं दे सकते क्योंकि वे अपने मालिक की बात मानते हैं। लेकिन फिर भी टीएन ने कहा कि उसने जो काम उसे सौंपा गया था वह उसे बहुत अच्छे से और 6 महीने पहले ही खत्म कर चुका है। चीफ बटलर गुस्से में था, लेकिन दादा ने उससे पूछा कि क्या उसे उनके बीच की दोस्ती का पता था। टीएन ने बस इतना कहा कि वह जानता था कि वह अक्सर यंग मास्टर के साथ होता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वे दोस्त हैं। लेकिन उसकी राय में अगर शिरोन सिर्फ एक बच्चा होता तो वह दैट्सन किताबें नहीं सजा पाता। अब सब समझ रहे थे कि माहौल थोड़ा शांत हो गया है और सिर्फ उसके पिता ही थे जो अब भी शिरोन को सजा देना चाहते थे। लेकिन दादा ने साफ मना कर दिया। पोती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ आ गया है कि हमारा हीरो और रे असली दोस्त हैं। लेकिन फिर भी अब सब कुछ खत्म करना होगा, क्योंकि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो अफवाहें फैलेंगी और यह उनके दुश्मनों के लिए कमजोरी बन जाएगी। इस परिवार का हर एक व्यक्ति राज्य में एक अहम जगह पर है, यहाँ तक कि रे को भी एक सर्टिफिकेशन टेस्ट देना है। लेकिन दादा क्या कर सकते हैं? परिवार बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि शिरोन बहुत होशियार है तो उसे सब समझ जाना चाहिए। दादा ने अपने पोते को देखा और समझ गया कि वह गंभीर है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह नहीं समझता कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। दादा ने शिरोन से पूछा कि वह इस बारे में क्या सोचता है, हालांकि वह जानता था कि हमारे हीरो ने उसके पोते को सच्ची दोस्ती सिखाई है। क्या अब हीरो रुक जाता? नहीं, उसने कहा कि वह नहीं रुक सकता। इस बात ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन हमारे हीरो ने आगे कहा कि अगर वह रे के लिए बोझ है तो वह फिर कभी उसे नहीं देखेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह उसे दोस्त नहीं मानेगा। वह और रे दोस्त हैं, और अगर सब कुछ ध्यान में रखा जाए तो वह जो भी आदेश देंगे वह मानेगा। रे बहुत दुखी और परेशान था इस समय। उसे पता था कि चाहे शायोन मरे न भी, फिर भी ये एक राहत होगी, यही बात उसके दिल में थी। लेकिन वह पहले से जानता था कि अपने दोस्त को छोड़ना खुद को छोड़ने जैसा होगा। पर किसी भी हाल में इस बात पर सहमति होना नामुमकिन था। इसलिए उसने अपनी तलवार उठाई। उसकी बहन ने चिल्लाकर अपने भाई को रोका कि ऐसा मत करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी तलवार जमीन में घुसा दी और कहा कि वह असली रे वेंट है। वेंट परिवार का तीसरा बेटा, अब से शायोन की तलवार बनेगा। पिता जोर से चिल्लाए कि उनका बेटा पूरा बेवकूफ़ है। हमें समझ में आता है कि नाइटहुड की शब्द का इतिहास टोरिया राज्य के निर्माण के समय का है।
उस समय अराजकता के सालों में छोटे बड़े देश जमीन के लिए लड़ रहे थे। सबसे ताकतवर ओलुस द फर्स्ट ने उन्हें एक करके टोड़िया बनाया, लेकिन इस नए राज्य को पड़ोसी ताकतवर देशों के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। हारने वाले राजाओं को देश से निकालने की बजाय उन्हें अपने क्षेत्रों पर राज करने दिया गया। और इसी दौरान आया लेजेंडरी नाइटली ओथ, एक नियम जिसमें लॉर्ड की अकेली तलवार बनने की शर्त पर किसी को नोबिलिटी, उच्च पदवी दी जाती थी। यही नोबिलिटी की शुरुआत थी। इसलिए इस शब्द को लेना मतलब खुद से नीचे गिरना। सब हैरान थे, लेकिन रे खुश था क्योंकि अब वह यह शब्द वापस नहीं ले सकता था। हमारा हीरो उसके पास गया और पूछा कि उसने ये क्या कर दिया। लेकिन दादाजी बहुत गंभीर थे, क्योंकि अगर उनके पोते ने सच में कहा कि वह उसका स्वॉर्ड बनेगा तो हमारे हीरो में कुछ खास बात है। उन्होंने पूछा कि उसमें ऐसी क्या बात है जो रे को इतनी पसंद है। रे ने मुस्कुराते हुए कहा कि तलवार फैसला नहीं करती, बस रक्षा करती है। दादाजी जोर से हंसे और बोले कि इमेच्योर लोग यही करते हैं ताकि ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। उन्होंने ये भी माना कि रे बातों में अच्छा है, लेकिन उसकी तलवारबाजी बहुत खराब है। उन्हें हमारे हीरो पर तरस आया कि उसके पास रे जैसा स्वॉर्ड है। फिर दादाजी खड़े हो गए और कहा कि रे की बात अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे रे सबसे अच्छा स्वॉर्ड न भी हो, वो कभी हमारे हीरो पर तलवार नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि उसके पोते का ख्याल रखना, और हमारे हीरो ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे स्वीकार किया। उसने कहा कि जब वो दोनों दोस्त बन गए हैं तो वो उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने चीफ बटलर से कहा कि शायोन के माता पिता को भी बुलाने के लिए गाड़ी भेजो। हमारा हीरो बोला कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन रे ने कहा कि ये उसने दोस्ती के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह अपने भाई से अलग है और उसमें लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। इसलिए रे ने अपनी जान उस इंसान पर दांव पर लगाई। हमारा हीरो शर्मा गया क्योंकि फिर से इतने बड़े बड़े शब्द। उसे लगा अब उस पर दबाव बढ़ गया है, और उसने कहा कि रे को और मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसने रक्षा करने का फैसला किया है। तभी उसकी बहन अंदर आई और पूछा कि क्या यह सच है कि उसका भाई ध्वल में हार गया। लेकिन उसने देखा कि उसका भाई जमीन पर पड़ा है। वह उस पर चिल्लाया कि बाहर जाओ, लेकिन हमारे हीरो ने कहा कि इस बार उसकी बहन ने उनकी बहुत मदद की है। रे ने पूछा कि उसके पिता और दादा क्या कर रहे हैं। उसकी बहन ने कहा कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उसने नाइटहुड की शपथ ले ली है और अब वे कोई योजना बना रहे हैं। लेकिन किसी भी हाल में उसके पिता उन्हें काइसन स्वॉर्ड्समैनशिप अकेडमी में भेजना चाहते हैं, क्योंकि रे ने पहले कहा था कि हमारे हीरो में तलवारबाजी की काबिलियत है। हमारे हीरो ने सोचा क्या यह सच है, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि वह अब परिवार का हिस्सा बन गया है क्योंकि उसने उसे उसकी काबिलियत के बारे में बताया है। शायद पूरा परिवार चाहता है कि शायोन रे से ज्यादा सफल बने। रे चिल्लाया कि जब वह शायोन के साथ दिन भर खेल सकता था तभी उसे स्कूल भेज दिया गया। लेकिन जब उसकी बहन उसे पीट रही थी तब उसने कहा कि शायोन एक मेज बनेगा क्योंकि उसने स्पिरिट स्टेट खोज ली है। बहन पहले थोड़ी हैरान हुई और फिर थोड़ा सोची, क्या उसने गलती से किसी फ्यूचर मेज को चैलेंज कर दिया था? क्या एक स्वॉर्ड्समैन एक विजर्ड से कमजोर हो सकता है? लेकिन इस पर हीरो ने सिर्फ इतना कहा कि वह कमरे से बाहर चली जाए। तभी बहन को याद आया कि जब हीरो ने रे से लास्ट फाइट की थी तो वह स्पिरिट जोन का इस्तेमाल कर पाया था। उसी वजह से वह जीत गया था, क्योंकि उसे अपने ओपोनेंट के हर मूव का अंदाज़ा पहले से हो गया था। बहन ने इस तरह जीतने की बहुत तारीफ की क्योंकि वह भी पहले ये नहीं सोच पाई थी। हीरो खुद भी सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो बहन ने कहा कि हीरो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि उसने सुना था कि स्कूल में कहा जाता है कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी उतनी स्ट्रांग होगी। और ये बात तो और भी कमाल की थी कि हीरो ने ये लेवल एक तलवार हाथ में लेकर अचीव किया है। हीरो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन दोनों को समझ आ गया कि जब तक हीरो ऐसा बना रहेगा वो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा। तो बहन ने साइलेंस तोड़ा और कहा कि वो इस बारे में ग्रैंडफादर से बात करेगी। आखिर शिरोन का करियर अब इस पर डिपेंड करता है कि रे फेंसिंग स्कूल में जाएगा या नहीं। हीरो तुरंत खड़ा हो गया और पूछा कि फिर उनके पुराने टीचर का क्या होगा। लेकिन बहन ने कहा कि मास्टर कीथ सब जान चुके थे और इसीलिए उन्होंने रे के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया था।
वो कल सुबह अपनी फेयरवेल स्पीच पढ़ेंगे। रे को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शायद टीचर तब तक दूर जा चुके होंगे। लेकिन तभी बटलर आया और बताया कि फैमिली आ चुकी है और हॉल में उनका इंतज़ार कर रही है। हेड ने यह भी कहा कि अगर हीरो चाहे तो खुद जाकर उनसे मिल सकता है। हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चमक रहा था और बोला कि वो अभी जाता है। वो इतनी जल्दी उठा कि उसके पीछे सीढ़ियों पर आते बटलर्स उसे धीरे चलने को कहते रहे, लेकिन हीरो ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि उससे नोबलमैन की तरह बात करें, क्योंकि वो अभी भी एक सिंपल पेजेंट हैं। बटलर्स बोले कि ऐसा अलाउड नहीं है और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इन्हें सज़ा मिल सकती है। लेकिन हीरो ने मुस्कुराकर कहा कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। हीरो ने वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोला, जहां उसने अपने रिलेटिव्स को देखा। वह दौड़कर उनकी बाहों में चला गया। हीरो उन्हें देखकर समझ गया कि उन्होंने शायद पूरी रात नींद नहीं ली थी और बहुत दुबले हो गए थे। वो परेशान थे कि शिरोन सही सलामत घर लौटेगा या नहीं। माँ की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि वो और पिता बहुत अच्छे से रह रहे थे और खाना पीना भी ठीक था। पिता ने पूछा कि जब बेटा काम खत्म कर चुका था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। क्या वो नोबल लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे? शिरोन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है, तो हीरो ने उन्हें सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। पेरेंट्स को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा किसी दोस्त से मिला जिसने उसे सिर्फ लाइब्रेरी में काम करके नाइटहुड ओथ दे दी। लेकिन पिता अलग थे। उन्होंने कहा, यह सब सच है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। अगर ये झूठ हुआ तो ये मजाक भी अच्छा नहीं है। लेकिन हीरो ने साफ कहा कि यह सब सच है। पिता ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था जो भी कोई एरिस्टोक्रेट्स के घर जाता है वो पहले जैसा नहीं रहता। तभी ओन फैमिली का हेड बिस्कॉफ आ गया। उसके पीछे रे और रिहाना खड़े थे। शिरोन के पेरेंट्स उन्हें देखकर शॉक्ड रह गए और खड़े होकर झुक गए। उन्होंने पूछा कि उन्हें इस काबिलियत के लिए कैसे याद किया गया। बिस्कॉफ ने पूछा, क्या हीरो ने इन्हें सब कुछ बता दिया? और उसी वक्त पेरेंट्स को फाइनली समझ आया कि उनका बेटा जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। वे टेबल पर जागे जहां हर तरह की महंगी डिशेस रखी थीं और माहौल बहुत सोशल था, लेकिन फिर भी उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उनके पिता को नाइट्स ओथ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि कोई नोबल फैमिली एक कॉमनर के परिवार के साथ इतनी काइंडनेस दिखाए। इसलिए उनके पिता ने चाय के कप के साथ फिर से पूछा, क्या ये सच है कि उस फैमिली के यंग लॉर्ड ने उनके बेटे को झुककर सलाम किया? वो थोड़ा परेशान था, लेकिन बिस्कॉफ ने कहा कि हाँ, ये सब थोड़ा मुश्किल था सबके लिए। लेकिन ओन फैमिली जो मिलिटरिज्म की पॉलिटिक्स को ऑनर करती है, उनके लिए नाइट्स ओथ बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सिर्फ स्टेटस के फ़र्क की वजह से डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो रे का ऑनर खराब होता। अब से उनका परिवार रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेगा, इसलिए प्लीज़ अनकंफर्टेबल मत फील करो। उनका परिवार अब कभी भी से मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन एक कोने में बैठे दादाजी कह रहे थे कि उन्हें कभी यकीन नहीं हुआ था कि वो अपने बेटे से इतने सालों बाद एक दो शब्द भी सुन पाएंगे। लेकिन हमारा हीरो एंड फैमिली की रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करने लगा, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना और लोगों को ऑनर और रिस्पेक्ट देना सिर्फ उन्हीं जैसा कोई कर सकता है। भले ही उनके पास कोई ऑप्शन न हो और उन्हें एक पेजेंट को अपनी प्रोटेक्शन में लेना पड़ा हो, फिर भी बिस्कॉफ ने किसी को डराया नहीं। तभी हेड ने सबकी बातें काट दी और कहा कि पॉइंट पे आते हैं। वो ये कहना चाहते थे कि हमारा हीरो अब स्टेट ऑफ सोल को महसूस करने लगा है, और ये ऐसी चीज़ है जो हार्ड वर्क से नहीं बल्कि एक नेचुरल टैलेंट से आती है। अगर हमारे हीरो का एम मैजिशियन बनना है तो वो उसकी हेल्प करेंगे अनऑफिशियल मैजिकल लाइसेंस लेने में। वो ये भी सोचते हैं कि एकेडमी ऑफ मैजिक ऑफ अलुस, जो किंगडम की टॉप 5 एकेडमीज में से एक है, उसके लिए परफेक्ट रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शियोन को वहाँ जाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो नए प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उसकी वजह से उसे मना नहीं करना चाहिए। उसे वहाँ जाना चाहिए ताकि ओएंट हाउस के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। ग्रैंडफादर थोड़े नर्वस थे, तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि लंबरजैक्स फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। उन्होंने कहा कि अगर वो वहाँ से ग्रेजुएट करेगा तो विज़र्ड बन जाएगा। पिता शॉक्ड थे, लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही थी, मैजिक एकेडमी।
लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हमारे हीरो की बिलोंगिंग। मैजिक स्कूल सिर्फ एलीट लोगों के लिए बनी थी, यानी सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स के बच्चे ही वहाँ एडमिशन ले सकते थे। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, शिरोन को अडॉप्ट करना। यही रे के ग्रैंडफादर ने कहा। उनके पिता शॉक्ड थे, लेकिन फैमिली ने बताया कि ये सोल्यूशन उन्होंने फैमिली मीटिंग में डिसाइड किया है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और हीरो के पेरेंट्स को दिया और बताया कि उनके पास एक यंग कज़न है जिसकी अभी कोई संतान नहीं है, तो अगर हमारे हीरो का नाम उनकी फैमिली लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा उनका कोई इरादा बच्चा चुराने का नहीं है, सब कुछ सिर्फ पेपर्स पर होगा। ये सिर्फ एक रास्ता है जिससे हमारा हीरो नोबलमैन बन सके। शिरोन के पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा नोबलमैन बन सकता है, क्योंकि ये तो किस्मत की बात है कि किसी को अपना ओरिजिन बदलने का मौका मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे उनका बेटा छीन रहे हैं। पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे कि वो बिना कहे पूछ रहे हों, क्या करूं? लेकिन शायद हमारे हीरो ने पहले ही अपना फैसला ले लिया था। हमारा हीरो अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, मैं किसी और का अडॉप्टेड बेटा नहीं बन सकता। पिता की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने कहा, ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा, कुछ नहीं बदलेगा और तुम अपना सपना पूरा कर सकोगे। ग्रैंडफादर उसे देख रहे थे और बोले, दुनिया में हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारा हीरो अपनी बात पर डटा रहा। उसने कहा, अगर मुझे अपने पिता को बदलना पड़े तो मैं पेजेंट की तरह जीना पसंद करूंगा। ग्रैंडफादर चिल्लाए, कॉमनर्स को मैजिशियन एकेडमी में एंट्री नहीं मिलती। लेकिन हमारे हीरो ने कहा, तो फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा और मैजिशियन नहीं बनूंगा। तभी ग्रैंडफादर अपनी चेयर से उठे और जोर से हमारे हीरो का नाम पुकारा। उसने पूछा कि हमारा हीरो इतना अडिग क्यों है, क्योंकि सफलता पाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसका सपना मामूली था? हमारे हीरो ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह मायने ही नहीं रखता कि उसका सपना क्या है, क्योंकि वह सपना उसे उसके माता पिता से मिला है। अगर उसके माता पिता वो जड़ें हैं जिन्होंने उसे पढ़ना सिखाया, तो उसके सपने उन पोषण का फल हैं। जो एक मौका उसे मिला, वह उसके परिवार द्वारा दी गई अनगिनत संभावनाओं के सामने कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि अपने माता पिता को छोड़ना ऐसे ही होगा जैसे कोई सूख कर मर जाए। वह उस महान प्रस्ताव के लिए आभारी था, लेकिन उसके पास जो असली माता पिता थे वो वही दो लोग थे जो उसके पास खड़े थे। सब हैरान रह गए। दादाजी ने सोचा, यह क्या है, नैतिकता, अपराध बोध? लेकिन तभी हमारे हीरो के पापा ने उसे गोद लेने की बात रखी। दादाजी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीरो की राय भी ज़रूरी है। लेकिन तभी शिरोन के पापा ने एक ऐसी बात कह दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि शिरोन उनका असली बेटा नहीं है। उनकी मां चौंक गई कि उन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। हमारे हीरो को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विंसेंट ने आगे कहा कि वो और उनकी पत्नी कभी बच्चा नहीं कर पाए। एक समय पर शिरोन उनके साथ था। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा किसी अच्छे खानदान से है, लेकिन विंसेंट खुद को ऐसा सुंदर बेटा पाने के लायक नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अगर शिरोन किसी और परिवार के पास चला भी जाए तो भी वह अपनी जड़ों को नहीं छोड़ेगा। बॉफ सोचने लगा कि क्या यह सच है, लेकिन गहराई से सोचने पर सब मान गए कि हमारा हीरो लकड़हारे के परिवार का बेटा नहीं हो सकता। आखिर शिरोन अपने माता पिता जैसा नहीं लगता था, लेकिन क्या ये बात अपने बेटे को नकारने जैसी नहीं थी? हमारे हीरो ने अपने पापा से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया बिना अपने बेटे और परिवार से बात किए। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है, उसे सच पता होना चाहिए। हमारे हीरो ने पूछा, क्या उन्हें लगता है कि उसे पहले से कुछ नहीं पता? बल्कि उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे एक इंसान के दो असली माता पिता हो सकते हैं। लेकिन अब उसके पापा चाहते हैं कि उसके 6 माता पिता हों। उनके पापा पसीने से भीग गए और रोने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अपना सपना छोड़ दे। लेकिन हीरो ने मना भी नहीं किया, बस इतना कहा कि अगर वह कोशिश करेगा तो मौके मिलेंगे। पर क्या उन्होंने कभी सोचा है कि एक बच्चा जिसे उसके माता पिता 2 बार छोड़ चुके हैं, वो कैसा महसूस करता होगा? विंसेंट ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और माफ़ी मांगी, कहा कि वह अब कभी ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा, एक मूर्ख बाप को माफ़ कर दो। कमरे में सभी को समझ आ गया कि बच्चे के लिए जो कुछ करते हैं उससे उन्हें भी दर्द होता है।
माता पिता होना आसान नहीं है। वो खुद भी तकलीफ में होते हैं जब वो बिना किसी मदद के अपने बच्चे को पालते हैं। तब बिस्कॉफ ने, जो बाहर से पूरी स्थिति देख रहा था, कहा कि अल्फाज की मैजिक एकेडमी में कुछ स्पेशल एग्रीमेंट्स हैं जिनसे शायद उसके पापा मान जाएं। दादाजी को समझ नहीं आया कि कोई ऐसा इंसान कैसे किसी बात से सहमत हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा, एलस, उस पर एहसानमंद क्यों नहीं है? दादाजी मुस्कराए और बोले कि जो इंसान अपने कान हिला सकता है, उसका बेटा एक परफेक्ट उदाहरण है। इसके 3 दिन बाद, जब रे अभी भी फेंसिंग स्कूल जा रहा था, तब ओडिन परिवार की मेहरबानी से उसका परिवार थोड़े समय के लिए उनके घर में रह सका। हालांकि उसके पापा ने शिरोन से माफ़ी मांगी, लेकिन वह सोचता रहा कि वह इस बार कितने समय तक टिक पाएगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी था। अब वह और रे एक साथ काफ़ी समय बिता सकते थे। फिर 3 दिन बाद रे को जाना पड़ा। वह रो पड़ा क्योंकि अब उसे गाड़ी में बैठकर फेंसिंग स्कूल जाना था। उसने पूछा, वह भी हमारे हीरो की तरह अगला साल क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता? हमारे हीरो ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो अगले साल दाखिला पा पाएंगे या नहीं। इसलिए उसने कहा कि वह हर दिन चिट्ठी लिखेगा और छुट्टियों में मिलने की पेशकश की। तभी रे ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसे जादूगर बनना ही है, क्योंकि वह सबसे ताकतवर नाइट बनेगा, वह तलवार जो शिरोन की रक्षा करेगी। उसने ये कहा, लेकिन एक पल में उसकी बहन ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो। वह चिंतित थी और उसने हमारे हीरो से कहा कि वह अपने परिवार के साथ थोड़ा और समय बिताए, क्योंकि उसके दादाजी सब संभाल लेंगे। हमारे हीरो ने उन्हें धन्यवाद दिया और झुककर सलाम किया। वह सोचने लगी, क्या खास बच्चा है ये। शुरुआत में वह उसे छोटा भाई मानती थी, लेकिन वह वास्तव में एक बेहद संवेदनशील लड़का है। इतने मुश्किल हालात में भी उसने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े। तो उसने कहा, बस उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे मैच बनना है और अपने भाई का ध्यान भी रखना है।